गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा के बारे में आप जानते हैं, कक्षा 4 थी या कक्षा 3 थी जिसको आप पढ़कर आए हो, उसमें भी भाषा के बारे में आपने पढ़ा होगा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हम भाषा के संबंध में पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पर एक प्रश्न बार बार हमारे मस्तिष्क में आता है कि भाषा का विकास कैसे हुआ। सोचने वाली बात तो है ही है कि भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे लोग समझने लगे कि यह भाषा है। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था, आज के समान मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारों और संकेतों का प्रयोग करता था। समझ में आया कि प्राचीन काल में जो आदि मानव था उनके पास बोलचाल नहीं थी, वो भाषा को नहीं जानते थे, भाषा का विकास तब तक नहीं हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को अपनी बातें समझाने के लिए तो वह संकेत या इशारों के द्वारा, ठीक है, अपनी बात को कहते थे। लेकिन धीरे धीरे भाषा ने अपना रूप बदला और आज वो वर्तमान युग में अलग तरीके से हो गई है। भाषा का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं हम अपने विचारों को प्रकट? भाषा के द्वारा ही। तो माध्यम क्या हो गया यहाँ पर? भाषा हो गई। किसका माध्यम हो गई? अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुँचाने या फिर दूसरे के मन के भावों और विचारों को हम जो समझते हैं वह भाषा के द्वारा ही समझ सकते हैं। घर में दादा दादी का कहानी सुनाना, कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना, सभा में नेताजी का भाषण आदि सब क्या है? ये सारी भाषा ही है। वैसे तो पशु पक्षी भी कुछ आवाज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौं भौं, परंतु उनकी आवाज़ को हम भाषा नहीं कह सकते। समझ में आया? बोलते तो जानवर भी हैं, लेकिन उनकी जो बोलना है वह भाषा नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यह हो गई भाषा की परिभाषा कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के यानी अपने मन के जो भाव और विचार हैं या फिर सामने वाला उसके मन के भाव और विचारों को जो हम आदान प्रदान करते हैं या समझते हैं तो वह भाषा कहलाती है। तो इस परिभाषा को आपको याद करना है। अब है भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इन रूपों को आपने जो हमारी पूर्व कक्षाएं थी, जो हमारी पूर्व क्लास थी, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक जो हम मुंह से बोलते हैं, लिखते हैं, लिखित भाषा में हम लिख के अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और सांकेतिक भाषा में संकेत या इशारों के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है। अब सबसे पहले हम मौखिक भाषा को, उसके बाद हम लिखित भाषा को और उसके बाद हम सांकेतिक भाषा को थोड़ा सा विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। पहला है मौखिक भाषा। आप चित्र दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और जो नानी है वह बच्चों को कहानी सुना रही है। तो यहाँ पर माध्यम जो है बोल का है, बोल चाल है। यहाँ पर एक दूसरे से बोलकर लिख रहे हैं, सॉरी लिख नहीं रहे, एक दूसरे को अपनी बातें बोलकर बता रहे हैं। जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरा सुनकर हमारी बात समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समझ में आया आपको कि जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरा सुनकर हमारी बात समझता है तो वह क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आपको समझ में आ गया बच्चों ये? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिखित रूप। अब इसमें 2 चित्र दे रखे हैं, एक लड़की पढ़ रही है और एक लड़की कंप्यूटर पर बैठकर कुछ लिख रही है। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों से प्रकट करते हैं तथा
दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। समझ में आया? मौखिक में तो हम उसे बोलते हैं, लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है, हमें अपने विचार लिखकर प्रकट करने होते हैं और सामने वाला उनको पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब है सांकेतिक रूप। जब हम इशारों के द्वारा कुछ कहते हैं तो उसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जो गार्ड होते हैं रेलवे के, वो झंडियाँ दिखाते हैं। हरी झंडी दिखाना या जो लाल रंग की झंडी होती है, तो वो संकेत है कि यदि वो हरी झंडी दिखाएंगे तो ट्रेन को जाने का इशारा होता है कि ट्रेन को अब जाना है, आगे कोई खतरा नहीं है। उसी प्रकार यातायात पुलिस के जो सिपाही होते हैं, जब वह हमें इशारों से बताते हैं कि आपको निकलना है या आपको रुकना है, तो सारी चीज़ें संकेतों के द्वारा बताते हैं, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाएगा। अब है बोली। हमारे देश में बहुत बोलियां बोली जाती हैं। जिस भाषा का प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर होता है उसे बोली कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होगा वह राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको हम बोली कहते हैं। हमारे देश में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे संपूर्ण देश में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बघेली आदि। ये सारी क्या हैं? ये हमारी बोलियां हैं। भारत की भाषाएं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किसमें? संविधान ने उनको मान्यता प्रदान की है। पहली है हिंदी, दूसरी संस्कृत, फिर उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, असमी, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। ये 22 भाषा हैं जिनको भारतीय संविधान ने मान्यता प्रदान की है। अब है भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा आपको सबको पता होगा कौन सी है? हिंदी है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा घोषित किया। इस लाइन को आपको याद करना है कि भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन है। समझ में आया आपको कि जो अधिकांश देशों में बोली जाती है और समझी जाती है वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, और अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है और इसकी लिपि का नाम है रोमन। कुछ अलग अलग देशों में बोली जाने वाली विदेशी भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे एक तरफ आपके देशों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं के नाम हैं। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और ईरान में फारसी बोली जाती है। इराक में भी फारसी बोली जाती है, जर्मन में जर्मन भाषा बोली जाती है और अरब देशों में अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब है लिपि। जो हम बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसको लिखने के कुछ ढंग होता है, उसके कुछ चिन्ह होते हैं जिनको हम लिपि कहते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ही लिपि कहते हैं। समझ में आया कि जो हम बोल रहे हैं उसके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उनको ही हम लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनके लिखने का तरीका भी अलग अलग है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है।
समझ में आया आपका? संसार में भाषा तो अलग है, लेकिन उनको लिखने का तरीका हर भाषा का उसका अलग अलग होता है। अब आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो भाषा दे रखी है और भाषा के सामने उसके सामने लिपि दे रखी है कि उसकी लिपि कौन सी है। पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन, हिंदी और संस्कृत को हम किसमें लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जर्मन को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, फ्रेंच को भी रोमन में लिखा जाता है और बंगाली को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है, हमें उसका पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जिस विद्या के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। समझ में आया कि जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं वही व्याकरण है। व्याकरण क्या करता है, हमें किसी भी शब्द या वाक्य का शुद्ध या अशुद्ध होना बताता है। अब है व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला है शुभम जाता स्कूल प्रतिदिन है। तो अब जो हमें वाक्य को पढ़ेंगे तो कुछ अटपटा सा लगेगा कि सही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे, शुभम प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है, अब यह वाक्य शुद्ध हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाली विद्या ही व्याकरण है। आपको ये समझ में आया व्याकरण क्या होता है? अभी आपका पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पुस्तक आज इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। क्लियर? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। क्षेत्रीय प्रयोग पर होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, अधिकांश देशों में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और ध्वनियों को हम लिखते हैं उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ भाषा और व्याकरण समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया है तो एक बार इसको और पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब आपका जो वर्क है वो एक PDF के माध्यम से आएगा और आपको उसको अपनी कॉपी में करना है। हिंदी की एक ही कॉपी बनेगी, आगे उसमें हिंदी टेक्स्ट का वर्क करना है और पीछे वाले साइड में उसमें हिंदी ग्रामर का वर्क करना है। और कॉपी में सिर्फ आपको हिंदी ग्रामर का कंपोजिशन पार्ट करना है, जो कि निबंध, कहानी लेखन, पत्र लेखन आदि को करना है। बाकी का कार्य आपको बुक के अंदर ही करना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।